अमरनाथ ए। दूसरा, हम ये बोल रहे हैं कि आज सीबीएसई 10th बोर्ड का रिजल्ट आया है और 3 बेस्ट परफॉर्मर हमारे ये हैं। 97% है स्वामी सिद्धार्थ का, 94.2% है भाव्या सिंह का और सोनम सरन का 94% है। ये वो बच्चे हैं जो मेरे को खुद कॉल करके रिजल्ट बताए हैं। कुछ वैसे बच्चे होंगे जिनका 78%, 82% या 85% या 87% होगा, जो मुझे कॉल नहीं किए हैं। इनको रात में हम कॉल करेंगे और मोटिवेट करेंगे कि बच्चा चलो जो है अच्छा है। तो आप अगले साल फिर रिजल्ट आएगा इसी टाइम पे, तो अगले साल आप ए वाले ग्रुप में हैं जो खुद कॉल करके मुझे बताएंगे, या बी वाले ग्रुप में हैं जिनको हमें कॉल करना पड़ेगा? नाम के साथ बताइए, रिकॉर्डिंग ऑन है। अरे बच्चा अपना नाम बताओ। चलिए हम 1 by 1 पूछ लेते हैं। आयुष ए में, चित्रा ए फॉर अनुराग, रतन प्रिया, श्रेया सिंह, अमरनाथ कुशवाहा, आर्यन वत्सल, अरे यार बड़ा फ्लक्चुएट करता है, प्रीतम सिद्धार्थ, बच्चा सो गया, अभी क्लास शुरू ही हुआ है। और कोई है? यश सिंह, ये सीबीएसई का रिजल्ट है, ये हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस वाले बच्चे हैं। और ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिन्हें हम कॉल करेंगे। तो आप नेक्स्ट ईयर ए वाले ग्रुप में रहेंगे, आप खुद कॉल करके बताएंगे सर मेरा 99% आया है, या बी वाले ग्रुप में रहेंगे जिनको हमें कॉल करना होगा और आप बोलिएगा सर 39% आया। चलिए, मतलब अब तो मतलब आप लोग मेरा खुशी 4 गुना कर दिए। सारे 100% स्टूडेंट्स वो लोग हैं जो 95% से ऊपर मार्क्स लाने वाले हैं, और ये हमने रिकॉर्ड कर लिया है। और आजकल हम रिकॉर्डिंग का एडिटिंग भी करा रहे हैं, ऐप पर वीडियो अपलोड करवा रहे हैं। तो ये वाला 10 सेकंड का जो छोटा सा क्लिप है जिसमें आप सब ने कहा है कि आपका मार्क्स इतना ज्यादा आएगा, वो आज 97% स्वामी सिद्धार्थ, उसी का बता रहे हैं। स्वामी सिद्धार्थ, शिवाय तो इसी साल खोले ही है हम लोग। स्वामी सिद्धार्थ जिसका रैंक 1 हमेशा आता था, हम लोग जब भी टेस्ट वीकली टेस्ट लेते थे। और सेकेंड रैंक भाव्या सिंह का है और थर्ड रैंक सोनम सरन, उनका 94.2% और 94%। ये अभी तक का है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा चेंजेज हो क्योंकि कुछ बच्चों का भी कॉल आया नहीं है और अभी मैंने किसी को नहीं किया है। थोड़ा देखते हैं हम कि बच्चा कितना, मतलब दिसंबर जनवरी में बहुत एक्स्ट्रा क्लास लगवाया है सब मेरा, तो खुद से बता दे तो बेहतर है। और आपको पता है 95% से जब ज्यादा आपका मार्क्स आता है तो पार्टी हम आपको देते हैं, 95 से 90 तक होता है तो पार्टी आप देते हैं, और 90 से नीचे जब होता है तो हम लोग कभी नहीं मिलते हैं। सुनाई दिया है सबको? चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक क्या रहा था? रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ लिए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये भी देख लेते कि सीरीज हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है जबकि पैरेलल से बहुत नुकसान होता है ना? हाँ हाँ, बता देते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे कि सीरीज हमारे लिए फायदेमंद है और पैरेलल हमारे लिए नुकसानदायक है। एम आई राइट? हट, सीरीज हमारे लिए नुकसानदायक है और पैरेलल हमारे लिए एडवांटेजियस है। बच्ची का सवाल है कि फिजिक्स मैथ पर बेस्ड है या मैथ फिजिक्स पर? कोई बताएगा मेरे को? बताओ। क्या नाम है आपका? आयुष हमारा बहुत ही खास स्टूडेंट है क्योंकि हम जहां क्लास ले रहे हैं इससे 10 कदम की दूरी पर यह रहता है। वही आयुष है ना? ये सेम फ्लोर पे रहता है जिस फ्लोर से हम लोग क्लास दे रहे हैं आपको, सेम बिल्डिंग में। और बताइए, इतना नजदीक रह के अभी तक हम लोग कभी मिल नहीं पाए हैं, लॉकडाउन जो न करवा दे।
फिजिक्स मैथ पे डिपेंडेंट है या मैथ फिजिक्स पे डिपेंडेंट है? यह सवाल थोड़ा अजीब टाइप का है, क्योंकि देखो मैथ अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, और मैथ एक सब्जेक्ट ऐसा है जो कैलकुलेशन बेस्ड है, लेकिन फिजिक्स जो है इसमें थ्योरी और कैलकुलेशन दोनों आ जाते हैं। तो फिजिक्स का एक जो पार्ट है डेरिवेशन वाला पार्ट और न्यूमेरिकल वाला पार्ट, उसके लिए तो मैथ की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये आइडियल आंसर हम आपको इसलिए बताएं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। अगर यही बात मैथ वाले सर कर दें कि मैथ बेहतर है या फिजिक्स बेहतर है, या सीधा बोले तो मतलब फिजिक्स मैथ का बाप है कि मैथ फिजिक्स का बाप है, तो हम बोलेंगे फिजिक्स ही मैथ का बाप है। क्यों बोलेंगे आपको पता है क्या ना, कि मैथ जो आप 10th तक पढ़ते हैं, बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटाव, ये सब वो मैथ अपना है, लेकिन आगे जाके मैथ जो है वो कंप्लीट डिपेंडेंट हो जाता है फिजिक्स पे। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा जो मैथ है +2 का, उसमें 60% से ज्यादा कैलकुलस है, ठीक है। और कैलकुलस दिया था न्यूटन ने, कैलकुलस का पूरा कॉन्सेप्ट न्यूटन के द्वारा दिया गया है, और न्यूटन कैलकुलस का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया था क्योंकि वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को और डेरिवेशन को इजी बनाना चाहता था। तो बिना कैलकुलस का मैथ का एग्जिस्टेंस नहीं है, कैलकुलस फिजिक्स ने दिया, इसलिए फिजिक्स जो है वो मैथ से ग्रेट है। अदरवाइज दोनों ही अपने अपने आप ग्रेट है, और दोनों ही आपको अच्छे से पढ़ना है। और वैसे भी मार्क्स की बात की जाए तो मैथ आपका 100 मार्क्स का होगा, फिजिक्स कितने का होगा जी? 23-24 नंबर आएगा फिजिक्स से, ठीक है। तो मैथ ज्यादा पढ़िएगा आप। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में एडवांटेजियस होता है, और इसीलिए उसको हम कनेक्ट करते हैं। आगे हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट। पहला टॉपिक डालिए सारे लोग कॉपी में, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं बोल रहा था आपसे कि 2 स्टूडेंट साइंस में 98 मार्क्स लाए हैं, और 90 से ज्यादा मार्क्स है सबका साइंस में। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 32 स्टूडेंट थे, तो सबका 90 से अब जितने लोग अभी कॉल किए हैं, कुछ लोग से बात नहीं हुई है। तो वजह यही है, ये टॉपिक अगर आप लिखते जाएंगे और इसका आंसर अगर आप लिखते जाएंगे और चेक करवाते जाएंगे, और एग्जाम से पहले अगर इसको रिवाइज कर लेंगे, तो आपका मार्क्स अपने आप अच्छा आएगा। अगर टॉपिक नहीं लिखेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे, तो लास्ट में आपको रटना पड़ेगा, और हो सकता है थोड़ा मोड़ा असर पड़ जाए रिजल्ट पे। ये सारे ही टॉपिक आपको लिखने जाना है, लास्ट में यही आपका होमवर्क हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ हीट, राइट इट फास्ट एवरीवन, लिख लिए? So first topic we have for today, effects of electric current. Second one, heating effect of current. Third one, reason behind production of heat when current flows through a conductor. Fourth one is very important, Joule's heating law. Fifth one, derivation of the formula H is equal to I square RT. And the last one for today, applications of heating effect of current. So we will be discussing one by one all the topics. And as I had discussed you earlier that in electricity there are 3 effects.
in which one effect you have been already studied in class 8, second one we are going to discuss today, and third one, that is magnetic effect of current, will be discussed in the next chapter, that is chapter itself, magnetic effect of current. Actually before 1820 we had two different branches of electricity, electric current and magnetism, but in 1820 there was a scientist known as Oersted did an experiment, and he proved that whenever there is electric current there is magnetism, and thereafter there is a common branch in physics that is called electromagnetism. So we will discuss about electromagnetism, about magnetic effect of current, about Oersted experiment and all the things in the next chapter. Right now we are going to discuss only effects of electric current as well as heating effect of current. Effects means what can be done after applying this. Actually we are going to discuss what can be done after whenever we flow current through a wire, or whenever we flow current through any conductor. Suppose whenever you were in class 8, you had discussed about, you had studied about force and pressure, this was your first chapter, and definitely you all know that what are the effects of electric, what are the effects of force, please tell me. Mm-hmm. 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 Anyone else? Anything? Nothing? Anji? Shape and, अच्छा same. वाह वाह. Anything else? हाँ, फोर्स लगा के आप मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हैं और रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं. तो ये सारी चीजें थी जो आप क्लास 8 में और 9th में भी पढ़े थे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में, कि फोर्स रेस्ट वाले को मूव करा सकता है, मूविंग वाले को रेस्ट में ला सकता है, फोर्स स्पीड इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है, फोर्स शेप एंड साइज चेंज कर सकता है. दीज वेयर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. मींस फोर्स लगा के क्या किया जा सकता है. वैसे ही करंट फ्लो करा के क्या किया जा सकता है. करंट फ्लो करा के 3 काम किया जा सकता है. फर्स्ट, देयर इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. सेकेंड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. एंड थर्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ये 3 चीजें हैं, ये 3 इफेक्ट्स हैं जो करंट फ्लो करा के लाया जा सकता है. केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, करंट पास करा के आप किसी बॉडी में केमिकल चेंज ला सकते हैं. ये क्लास 8 में आपको पढ़ाया गया था. केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट एक कंप्लीट चैप्टर ही था आपका, और उसमें आपको सेल के बारे में, बैटरी के बारे में बताया गया था, और ये बताया गया था कि आप कोई क्या उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, करंट पास कराने पे एक सब्सटेंस जो होता है कैथोड पे चला जाता है, दूसरा एनोड पे चला जाता है, और केमिकल चेंज हो जाता है मटेरियल में. यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है, 12th में फिर से पढ़िएगा. हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आज हम पढ़ने वाले हैं. जब कभी आप करंट पास कराते हैं किसी भी कंडक्टर से, तो वो गर्म हो जाता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होता है. इसको आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं. ये आपको आप ऑब्जर्व भी किए हैं, वायर गर्म हो जाता है, या आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन गर्म हो जाता है, हीटर, टोस्टर, गीजर, ये सब उसी पे तो काम करते हैं. आज इसके बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ओरस्टेड ने बताया कि अगर ये कोई वायर है और इससे करंट फ्लो कराइएगा तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. इसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं. 1820 में उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट को उसके नाम पर ही हम लोग ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं. तो जैसे ही हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, हम लोग बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे आ जाएंगे. तो ये बड़ा चैप्टर है और ये सबसे मजेदार और कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है आपके क्लास का. सबसे ज्यादा टाइम हम लोग यहीं पर लगाने वाले भी हैं. जनरेटर, मोटर सब कुछ पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर, इलेक्ट्रिक फ्यूज, सब कुछ. तो यही 3 इफेक्ट्स हैं. पहला टॉपिक आज का आपका यही है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. आपको यही आंसर लिखना है. देयर आर 3 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फर्स्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. सेकंड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. एंड थर्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. तो यहां पे सिर्फ आपको नाम जान लेना है कि कौन कौन इफेक्ट्स होते हैं करंट के. मींस करंट पास करने पर
कौन कौन इफेक्ट क्रिएट किया जा सकता है? फर्स्ट केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, सेकंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देयर आफ्टर आपका जो टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर सपोज किया जाए ये कोई कंडक्टर है, ये कोई वायर है और इससे अगर आप करंट पास करा रहे हैं तो इस वायर में आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ करंट का जो क्यों होता है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ करंट का जो पार्ट है मींस कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो पार्ट है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये वायर आपको थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाता है। इस बात को सबसे पहले ये क्यों होता है और किन फैक्टर पर डिपेंड करता है ये बात हमें जूल ने बताया था। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर में आप देखे भी होंगे कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। और जूल किसका ऐसा यूनिट होता है? हीट का होता है या एनर्जी का होता है या वर्क डन का होता है। तो गलती से ये मत बोल दीजिएगा टेम्परेचर का होता है। और टेम्परेचर और हीट दो अलग अलग चीजें हैं फिजिक्स में, पता है ना सबको? अच्छा यस कौन बोल दिया? जरा बताइएगा क्या डिफरेंस है? और कुछ? अच्छा, हीट और टेम्परेचर को जनरली हम लोग सेम समझ लेते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अरे अपना स्टूडेंट लोग तो बताओ, कम से कम कभी नहीं बताएगा आपको? सो जाते थे बैक बेंचर्स। क्या है? क्या बोले हैं? सिवाय एकेडमी? हाँ कोचिंग नया ही खोले हम लोग। बच्चा जो बच्चे जुड़े हुए हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जिनको हम 9th में पढ़ाए थे, वो पार्थ आश्रम में हमसे पढ़े हैं और कभी किसी कोचिंग के लिए हम काम किए ही नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए काम किए हैं। तो हम जहां बच्चे वहां, और उनका रिजल्ट भी हमारे साथ। तो हम जब पार्थ आश्रम में थे बच्चे पार्थ आश्रम में थे, हम शिवाय एकेडमी में आ गए बच्चे शिवाय एकेडमी में हैं। ठीक है, तो पढ़ाए तो हम ही है ना, चाहे ब्रांड कोई भी हो, कोचिंग कोई भी हो। और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। बात वही है ना कि मतलब पढ़ाए तो हम ही थे ना 9th में। बताओ हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है? अच्छा 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 अच्छा। और हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। और कुछ बोल रहे हैं आप लोग को? करा दिए ना बेइज्जती अनुराग सर का? क्या है टेम्परेचर और हीट क्या है? अच्छा गुड, वेरी गुड। और कुछ? चलिए फिर तब तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि मास और वेट सेम है कि दोनों में डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो क्या है? और अगर मास और वेट में डिफरेंस आप नहीं बता सके तो अभी का अभी क्लास हम शट डाउन कर देंगे, बता दे रहे हैं। हाँ, और मास क्या है? मास और वेट तो डिफरेंस पढ़ाया गया है ना ग्रेविटेशन चैप्टर में। हाँ अच्छा, और मास क्या होता है? जो जो कह रहे थे ना कि सर 95 लाएंगे, 96 लाएंगे, 97 लाएंगे, 94 आएंगे, इसको उल्टा कर लीजिए। 49 आएगा, 59 आएगा, 69 आएगा और 79 आएगा। 39 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 09 भी हो सकता है और 9% भी। 9% तो हो ही गया, 0.9% भी हो सकता है। ऐसे पढ़िएगा तो यही होने वाला है। क्या?
चलिए हम बताते हैं। हाँ, मास कहलाता है ना। चलिए ये सही है, ये सही है, ये सही है। हम्म। हम्म। चलिए चलिए, एकदम सही है आपका। बाकी लोग के लिए हम बता देते हैं, ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फिजिक्स से थोड़ा अलग होती हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में हम लोग मास और वेट को सेम समझ लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं। हम लोग को कोई बोल देता है आपका मास कितना है, हम 60 केजी बोल देते हैं। फिर वो पूछ देता है अगर कि आपका वेट कितना है, तो भी हम 60 केजी बोल देते हैं। जबकि फिजिक्स के वर्ल्ड में मास और वेट दो अलग अलग चीजें हैं। मास इज द टोटल अमाउंट कंटेन्ड इन अ बॉडी, बट वेट इज द फोर्स बाई विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी। किसी भी बॉडी, ये बॉडी है और इसका मास हम 5 ग्राम बोल रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि इस बॉडी का टोटल अमाउंट कंटेंट जो है, इस बॉडी में टोटल जो मास है, टोटल अमाउंट कंटेंट जो है वो 5 ग्राम है, तो उसको आप मास कहते हैं। किसी भी बॉडी में टोटल अमाउंट कंटेंट जो होता है उसको मास कहा जाता है। वेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, कोई स्टूडेंट बोल रहा था, एकदम करेक्ट, या बोल रही थी, जो भी है। जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को वेट कहते हैं। इसी वजह से मास का ऐसा यूनिट तो केजी होगा, लेकिन वेट का ऐसा यूनिट, चूंकि वेट एक फोर्स है, जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट करे किसी बॉडी को, तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। इसी वजह से वेट का भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगा। मास इज कांस्टेंट। हम यहां पे अगर 60 केजी के हैं तो मून पर भी 60 केजी के होंगे, यूनिवर्स में कहीं पे भी हम जाएं 60 केजी के रहेंगे। बट वेट इज वेरिएबल। वेट का वैल्यू 9.8 न्यूटन होता है अर्थ पे, जिसको हम लोग 10 भी कभी कभी ले लेते हैं। मून पर ये उसका 1/6 हो जाता है। कई जगह पे वेटलेसनेस भी कंडीशन होता है। इनफैक्ट अर्थ पे भी हर जगह वेट का वैल्यू सेम नहीं होता है, क्योंकि ये अर्थ के रेडियस पर डिपेंड करता है, और अर्थ का रेडियस हर जगह सेम नहीं है, क्योंकि अर्थ का शेप जो है वो एप्पल की तरह है। देखो, नॉलेज इसी को कहते हैं। आप 9th में पढ़ लिए, पढ़ के भूल गए तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। नॉलेज, मैंने बार बार आपको कहा है, वही चीज है जो आपसे कभी भी पूछा जाए और जो आप बना सके, बता सके। ठीक है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। आप नोट्स अगर देख के बता रहे हैं या कॉपी देख के बता रहे हैं, या आप कहते हैं कि ठीक है हम आज पढ़ेंगे, कल आप पूछिएगा, उसको नॉलेज नहीं कहते। नॉलेज का मतलब है आप एक बार पढ़ चुके या जब भी पढ़े हैं तो क्या चीजें हैं जो आपके दिमाग में सेव है, और क्या चीजें हैं जो रैंडमली पूछने पे आप बता सकें। मास को मेजर करते हैं हम लोग बीम बैलेंस से या सिंपल बैलेंस से, और वेट मेजर किया जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। वापस आते हैं हीट एंड टेम्परेचर की बात। हम लोग डे टू डे लाइफ में हीट और टेम्परेचर को सेम समझ लेते हैं, बट फिजिक्स के वर्ल्ड में हीट और टेम्परेचर दो अलग अलग चीजें हैं। हीट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल्स, बट टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। किसी भी बॉडी में, बॉडी है, बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल में मूवमेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है उसी को हीट एनर्जी कहते हैं। इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी है। लेकिन टेम्परेचर आपको बताता है कि बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है। हीट सबके पास होता है, दुनिया का कोई भी बॉडी है उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स मूव करेंगे, वो हीट होगा, हीट उसके अंदर होगा। लेकिन टेम्परेचर में आपको पता चलता है कि बॉडी कितना गर्म है या कितना ठंडा है। हीट का ऐसे यूनिट जूल होता है, टेम्परेचर का ऐसे यूनिट केल्विन होता है। हीट को आप प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से मेजर करते हैं, जो 11th में आपको पढ़ाया जाएगा, और टेम्परेचर को हम लोग थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। कोई डाउट? सुन रहे थे ना ध्यान से कि सो गए थे? तो हीटिंग इफेक्ट के बारे में जूल ने बताया था, क्या बताया था आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जब कभी किसी कंडक्टर से आप करंट पास कराएंगे तो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होगा, इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही आ जाता है कि अगर आप करंट पास करा रहे हैं तो हीट आया कहां से। सपोज कीजिए ये कोई कंडक्टर है और इससे करंट आप पास करा रहे हैं, तो इसमें हीट कैसे आया? आप करंट पास करा रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि क्या पास हो रहा है इससे? चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव की निगेटिव?
निगेटिव मतलब कौन सा, इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है? गुड। और कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो यहां से वायर से आ रहा है और इस बॉडी में कंडक्टर में जा रहा है, और इस कंडक्टर का भी जो इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या करेगा? फ्लो करेगा। आपको लेक्चर 2 में ये बात बताया गया अच्छे से, कैसे करंट फ्लो करता है। तो अब क्या है ना कि इसका भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करने वाला है, बाहर से भी आप इलेक्ट्रॉन लाए, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब कोलिजन होगा तो उन दोनों के बीच क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। जहां कहीं भी दो बॉडीज के बीच कोलिजन होता है उनके बीच फ्रिक्शन होता है, और जहां कहीं भी फ्रिक्शन होगा वहां क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ हीट होगा। 3 चीज आपको बता रहे हैं हम। ठंड के टाइम में हम लोग हाथ को ऐसे रब करते हैं, क्यों करते हैं? हीट हो जाता है। प्रिंस राज कौन बच्चा है? होता है कि बस फील होता है कि हो रहा है? सच में होता है ना गर्म हाथ? इनफैक्ट शायद आपको यह बात बताया गया हो कि आग का इन्वेंशन भी ऐसे ही हुआ था, पत्थर रगड़ के। इनफैक्ट पत्थर को रगड़ा जाए तो चिंगारी, माचिस को रगड़ते हो तो आग लगता है ना। तो जहां भी दो बॉडी के बीच कॉलिजन होगा, कॉलिजन में टकराना, टकराएंगे अगर, तो उनके बीच फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ हीट होगा। दिस इज द रीजन बिहाइंड प्रोडक्शन ऑफ हीट whenever current flows through any conductor. Means whenever current flows through conductor, the electrons of electric current collide with the free electron of the conductor. That's why there is friction between them, and if there is friction between them, there is production of heat. अगर आपसे पूछा जाए वही सवाल कि ये कंडक्टर है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स मतलब इससे करंट आप पास करा रहे हैं, तो इसमें हीट कहां से आया? आपका आंसर है इसमें हीट इसलिए आया क्योंकि ये कंडक्टर था, आप करंट पास कराए यानी आप इलेक्ट्रॉन पास कराए, और इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन था। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टकराए, कोलाइड किए, उनके बीच फ्रिक्शन हुआ, और इस वजह से उनके क्या प्रोड्यूस हुआ? दूसरा एक और चीज है जिसमें आप क्लास 9th में ही पढ़े हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें आपको बताया गया था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक्चुअली ये जो आ रहा था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा था, लेकिन 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी इससे नहीं जाता है। कुछ परसेंटेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज समझने का है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्यों वायर, अब इसी को घुमा के पूछा जा सकता है, व्हाई डज अ वायर गेट्स हीट और हॉट व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू इट? किसी भी वायर से करंट जब पास कराया जाता है तो वो गर्म क्यों हो जाता है? उसका आंसर यही है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कोलाइड विथ द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ कंडक्टर. That's why there is friction between them, and whenever there is friction between them, there is production of. याद रहेगा? फिर से बताना है, सब लोग समझे? आप लोग को घर में खाना वाना मिलता है? पानी वानी, दूध दूध कुछ नहीं? हाँ, अच्छा, मतलब कैसे बच्चे हैं आप लोग जो अपने घर में भी नहीं चिल्ला पाते हैं? एक हम है, देखो दूसरे के बिल्डिंग में खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। और मेरा तो देख ही रहे हैं आप लोग, हम तो गंगा जी के पास जाके चिल्लाते हैं। तीन चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट, 3 इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सेकेंड, हम लोग ये पढ़े कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। जब कभी करंट फ्लो करेगा किसी कंडक्टर से, वो गर्म हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा, इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और थर्ड, हम लोग पढ़े कि ये हीट आता कैसे है, क्यों हीट प्रोड्यूस होता है। और हम लोग ये डिस्कस किए कि करंट जब पास कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन होता है, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच कोलिजन की वजह से उनके बीच फ्रिक्शन होता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है।
एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कोलिजन वाला और फ्रिक्शन वाला। तो बाद में हम इसको करने के बाद फिर से वहीं पे आ जाएंगे कि हीट क्यों प्रोड्यूस होता है। फिलहाल इस साइंटिस्ट का नाम जूल था, जिन्होंने बताया कि करंट जो प्रोड्यूस होता है, सॉरी हीट जो प्रोड्यूस होता है करंट फ्लो कराने की वजह से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर का। मींस कि इलेक्ट्रिक करंट अगर आप ज्यादा फ्लो कराएंगे तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर आप इलेक्ट्रिक करंट कम प्रोड्यूस कराएंगे तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगा। दूसरी बात उन्होंने बताई कि ये रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टेंस ज्यादा बॉडी का तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और रेसिस्टेंस कम तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगा। और तीसरी बात उन्होंने बताई टेम्परेचर नहीं, गलती से भी ये गलती मत कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं टी को टेम्परेचर कहते हैं, ये टाइम है। ज्यादा टाइम तक करंट पास कराइएगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और कम टाइम तक करंट पास कराइएगा तो कम हीट प्रोड्यूस होगा। तीनों ही को कंबाइन कीजिएगा तो ये H डायरेक्शनल टू आई स्क्वायर आर टी होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को इज इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए कांस्टेंट टर्म का यूज किया जाता है आई स्क्वायर आर टी। अगर कांस्टेंट को 1 मान लिया जाए तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी को कहते हैं हम लोग जूल्स हीटिंग लॉ। क्या बच्चा? माना जाता है, और ये डेरिवेशन हम नहीं अभी बता रहे हैं, डिराइव करके अलग से बताएंगे। अभी सिर्फ हम बता रहे हैं जूल्स हीटिंग लॉ क्या है, इसका प्रूफ अभी हम बताएंगे। बहुत सारे फॉर्मूला हैं जहां पे कांस्टेंट को 1 यूनिट मान लिया जाता है, जैसे न्यूटन ने F इज इक्वल टू एमए में माना था, मानना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। हाँ जी, ये बात जूल ने बताया था कि करंट के स्क्वायर का, और वो एक्सपेरिमेंटली करके देखा होगा डेफिनेटली, तभी बताया और तभी एक्सेप्टेबल है। मतलब करंट अगर 2 एम्पियर है तो हीट अगर सपोज किया जाए कि 4 जूल हो रहा है प्रोड्यूस, तो अगर करंट डबल हो जाता है सपोज 4 एम्पियर, तो करंट जूल कितना, हीट कितना हो जाएगा स्क्वायर उसका। मतलब ये कि ये 2 से 4 हुआ तो उसका स्क्वायर आप करेंगे और वो आंसर आपका होगा। ऐसा नहीं, मतलब अगर आपको कहा जाए कि करंट डबल हो रहा है तो हीट कितना गुना हो जाएगा 4 टाइम्स 2 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर रेसिस्टेंस डबल हो रहा है तो हीट भी डबल होगा, टाइम डबल हो रहा है तो हीट भी डबल होगा। मतलब क्यों किया ऐसा कुछ तो प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटली ये करके देखा गया होगा, और यही H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है। लेकिन ये वो बातें हैं जो हीट जूल ने बताई थी। हमें अगर डिराइव करना होगा, हमें अगर प्रूफ करना होगा तो कैसे करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले आप समझिएगा, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। प्लीज जब कभी मैं अगर लिख रहा हूं, अगर आप लिखने लगेंगे तो शायद आप समझ नहीं पाए, और मैं प्रॉपर टाइम दूंगा आपको लिखने का। 9th वाले बच्चे बोल भी रहे थे कि आप 10th वाले को ज्यादा टाइम और ज्यादा अटेंशन देते हैं, ज्यादा प्यार करते हैं उन लोग से। हम बोले हाँ ये सच है, आज भी उनका क्लास लेट से शुरू होगा, क्योंकि हमको भी लगता नहीं है कि 7 बजे तक आपका ओवर हो पाएगा। तो आपको टाइम हम देंगे प्रॉपर। पहले आप समझिए, हमें प्रूफ करना है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी कैसे आता है। हीट, इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप कैसे प्रूफ करेंगे। और ये बहुत आसान होगा, क्योंकि अब तक जो हम लोग सीखे हैं उसी का हम यूज करेंगे। हम कुछ नया नहीं करने वाले हैं, जो सीखे हैं वही बताने वाले हैं हम लोग। बाय द, कोई भी लिखिएगा मत कुछ, अभी सीखिए। डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से एक फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, क्या नाम है उस फॉर्मूला का? अच्छा, कुछ बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस ई क्या होता है। ऐसा नहीं है ना केस कुछ। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, V इज इक्वल टू W/Q पढ़े थे, इसीलिए W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। क्यों कर रहे हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी सीखते हैं पहले कर क्या रहे हैं। एक एक स्टेप का मैं आपको रीजन समझाऊंगा कि मैंने ये क्यों किया है। फिलहाल ये कर लिया। दूसरा, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से क्या पढ़े थे हम लोग? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, नहीं पढ़े थे? बोलो बोलो।
तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब Q का वैल्यू हम इसमें पुट करने जा रहे हैं, पुटिंग द, क्यों कर रहे हैं, सब एक एक स्टेप को जस्टिफाई हम करेंगे, फिलहाल बस देखते जाइए क्या कर रहे हैं हम। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ये Q का वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं, तो W तो वैसे ही रह जाएगा, V वैसे ही रह जाएगा, इसके जगह IT हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। एक और चीज तो हम लोग सीखे ही हैं जो सबसे पॉपुलर है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड, वी हैव 4 से V का वैल्यू यहां डाल रहे हैं, तो ये W था, V की जगह पर IR डाल दिए, और ये बाहर से पहले से आते आ रहा है IT, और वर्क डन जो है वही एनर्जी होता है, और यहां एनर्जी ही हीट के इक्वल हो रहा है, तो ये H हो जाएगा I² RT। यहां जरूर लिख दीजिएगा वेयर H हीट प्रोड्यूस्ड, I करंट, R रेसिस्टेंस, और T टाइम टेकन। इसको आप उतार लीजिए, फिर से हम आपको समझाएंगे, क्योंकि समझाने टाइम सब कुछ गंदा हो जाता है, तो साफ सुथरा आप लोग उतार लीजिए, फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने क्या किया है और क्यों किया है, और जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक समझाते रहेंगे। फास्ट राइट इट डाउन एवरीवन। लिख लिए सब लोग, उतार लिए ना? चलिए, हमें प्रूफ करना था H इज इक्वल टू I² RT। हमें रिलेशन निकालना है हीट, करेंट, रेसिस्टेंस और टाइम के बीच। हम क्या किए, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला हमें पता था V इज इक्वल टू W/Q, वो लिख दिए। सवाल है सर ये काम आप क्यों किए? ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमारे दिमाग में यह था कि वर्क डन जो होता है वही एनर्जी होता है, और फिलहाल जो हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि इससे करंट पास करा रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मतलब एनर्जी ही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? क्लास 9th में आपको यह बात बताया गया था कि वर्क डन और इलेक्ट्रिक नहीं, वहां पे सिर्फ बताया गया था कि वर्क डन और एनर्जी सेम हो जाते हैं, इसलिए दोनों का ऐसा यूनिट भी सेम है। तो वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट कराएंगे और एनर्जी को हीट में। देखो आप यहां यही काम हम किए हैं। तो पहला सवाल कि क्यों हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज किए, आंसर है क्योंकि अब तक जितना कुछ हम लोग पढ़े हैं, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं जहां वर्क डन की बात आती है। इसके अलावा करंट में वर्क डन की बात नहीं आती, रेसिस्टेंस में वर्क डन की बात नहीं आती, कंडक्टेंस में नहीं आती, ओम्स लॉ में नहीं आती, कहीं नहीं आती। तो एकमात्र कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में यही था कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम यूज करेंगे तो W मिल जाएगा, और W को E में कन्वर्ट कराएंगे और E को H में, मतलब कन्वर्ट क्या, W इज इक्वल टू E हो जाएगा और E इज इक्वल टू H हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हम क्यों यूज किए, समझ में आया? आगे हम यूज किए इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू Q/T और Q इज इक्वल टू IT। सवाल है सर ये काम क्यों किए? मेरे दिमाग में था कि W इज इक्वल टू V इंटू Q हम ला दिए हैं, लेकिन हमें W इज इक्वल टू I² RT लाना था। तो अब I² RT लाने के लिए हमें V को भी रिप्लेस करना है और Q को भी रिप्लेस करना है। तो Q को रिप्लेस करने के लिए करंट का फॉर्मूला ले लिए और V को रिप्लेस करने के लिए ओम्स लॉ ले लिए। समझ रहे?
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लाना था, W हम ला चुके हैं, W को तो H बना देंगे, लेकिन फालतू में हमारे पास V और Q है, तो Q को हटाने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया इलेक्ट्रिक करंट वाला, और V को हटाने के लिए ओम्स लॉ यूज कर दिए, और जैसे ही आप V का वैल्यू रखे और Q का वैल्यू रखे आपको आई स्क्वायर आर टी मिल चुका है। क्लियर है? फिर से आपको बताते हैं हम फ्लो चार्ट बना के। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लाना था। हमारे दिमाग में यह है कि अगर हम आई ला देते हैं, आई नहीं सॉरी एनर्जी ला देते हैं, और वर्क डन एनर्जी के इक्वल होगा और एनर्जी हीट के इक्वल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या किए, पहले फॉर्मूला यूज किए V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू हो गया V इंटू क्यू। हमें जो रिलेशन लाना है इसमें ना तो V है और ना ही Q है, तो V के जगह पर IR लिख दिए और Q के जगह पर IT लिख दिए। ये क्या आ गया, आई स्क्वायर आर टी आ गया, और W हीट के इक्वल है, हो तो गया डिराइव। कोई खास बहुत भारी चीज है? मैं हमेशा बोलता हूं ना फिजिक्स बहुत आसान है, जो मन में आ रहा है किए जा रहे हैं, और देखो सब कुछ बन भी रहा है। और बुक से मैच कर लेना, गलत होगा तो व्हाट्सएप करना मेरे को। एक बच्चा बहुत अच्छा सवाल अभी जस्ट मेरे को व्हाट्सएप पर भेजा था कि सर अगर आप बता रहे हैं कि करंट जहां है वहां से हीट प्रोड्यूस होगा। हाँ, तो एक सवाल बच्चा भेजा था कि अगर आप बोल रहे हैं कि जहां करंट है उससे हीट प्रोड्यूस होता है, तो क्या हीट से भी करंट प्रोड्यूस होगा? आंसर है यस होगा। और हमारा लास्ट चैप्टर जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा पावर प्लांट कैसे करंट प्रोड्यूस होता है। वहां पे टीपीपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थर्मल पावर प्लांट। उसमें क्या किया जाता है ना, बॉयलर लेके वाटर को हीट किया जाता है और स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट में आप हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आंसर यस है, मींस की करंट को हीट में भी कन्वर्ट कराया जा सकता है, उसी तरीके से हीट को भी करंट में प्रोड्यूस कराया जा सकता है। तो यही आपका फ्लो चार्ट था। हीट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लाने के लिए आप सबसे पहला काम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, उससे W इज इक्वल टू V इंटू क्यू करेंगे। V की जगह पर IR ओम्स लॉ से, Q की जगह पर IT डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ गया। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये सेम कैसे हुआ, तो आपको पता है वर्क डन एनर्जी के इक्वल होता है और एनर्जी ही यहां पर हीट में कन्वर्ट हो रहा है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बताइए, मैं ये फिर से बताऊंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी चीज हर एक बच्चे का मेंटल लेवल अलग अलग होता है। ये मत समझिएगा कि दोस्त को समझ में आ गया तो मेरे को भी आ गया। आपको अगर नहीं आया है तो आप फ्रीली पूछिए यहां पे लाइव। इनफैक्ट यहां पे प्रॉब्लम भी होता है, और कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो मैंने स्पेशली मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, अगर मैंने पढ़ाया और आपको नहीं समझ में आया है, आप सेम डे रात में कॉल करके या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉल करके 10 बजे के बाद करना, क्योंकि 10 बजे सो के उठते हैं हम, सॉरी फॉर दैट। तो आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं कि ये चीज आप कल पढ़ाए थे, ये मेरे को नहीं समझ में आया था। लेकिन कोई शर्म उरम नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ बार आप पूछेंगे, मैं 1 करोड़ बार बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। हमेशा दिमाग में एक ही चीज रखना कि जो आज आप पढ़ रहे हैं इस तरीके से पढ़े कि कल को आप किसी को पढ़ा सके। अगर आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का डेरिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कहां कहां पे यूज है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, जो CFL की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो बल्ब होता था एडिसन ने जो बनाया था येलो वाला बल्ब, उसमें टंगस्टन वायर लगा होता था और इतना ज्यादा करंट दिया जाता था कि उससे हीट और लाइट दोनों फैलते थे। तो इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। सेकेंड, इलेक्ट्रिक हीटर जो है, हीटर में आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक केटल जो है जिससे चाय बनाते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी वाला। उसके बाद गीजर जो है, इसके अलावा आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो हीट एनर्जी पे वर्क करता है, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करता है। और लास्ट है इलेक्ट्रिक फ्यूज। हालांकि आजकल अब तो हम लोग MCB यूज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज भी एक डिवाइस है जिसका प्रॉपर फंक्शनिंग भी हमें पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करता है। कई बार आपसे सवाल पूछ दिया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर वर्क करते हैं। कॉपी देख के बताइए क्या है जो आपको समझ में नहीं आया, या फिर क्या है जो हम अभी नहीं पढ़ा है। जल्दी, कॉपी में आपके टॉपिक्स लिखा हुआ है, कुछ ऐसा है जो नहीं पढ़ा है हम, या कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया, प्लीज आस्क टू मी।
हाँ, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताया गया कि कहां कहां पे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट करंट का मतलब यह है कि कहां कहां पे आप करंट को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में करते हैं, इलेक्ट्रिक, हाँ जी, हाँ, टोस्टर में करते हैं, गीजर में करते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज में करते हैं। जूल्स हीटिंग लॉ स्टेट्स दैट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अगर सिर्फ एक मार्क का, बहुत अच्छा सवाल है, एक मार्क का अगर पूछ दिया जाए कि राइट जूल्स हीटिंग लॉ, ये पूछा गया बोर्ड में, तो आप क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू जूल, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन करंट फ्लोज थ्रू इट is directly proportional to the product of the square of electric current, resistance and time. This is called Joule's heating law. जूल ने यही बताया ना कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर का, R का और T का, तीनों के प्रोडक्ट का। इसी को Joule's heating law कहते हैं। According to Joule, heat produced by a conductor when current flows through it is directly proportional to the square of electric current, product of square of electric current, resistance and time. This is called Joule's heating law. और ये जरूर लिखिएगा। और कुछ है? सब कुछ समझ में आया है? आज का क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा व्हाट्सएप कीजिएगा या कॉल कीजिएगा, दैट्स ऑल। और हाँ, आज जो टॉपिक आप लिखे हैं, 5 या 6 क्वेश्चन जो लिखे थे हमने, उसका आंसर लिख के आपको फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना है। थैंक यू, वाइंड अप कर रहे हैं हम। टेक केयर।